नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। जी, देश में हंगामे हो रहे और आप बड़े मुस्कुरा रहे हो और मुस्कुराने की ही बात है जी क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और नाम है दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह जी और खास करके वो बांसवाड़ा से कई बार आए शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर आए। मतलब शक्ति संचय ये इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि एक शब्द उन्होंने कहा है जी जय सिया राम लिखा है। जी संगठन की शक्ति सर्वोपरि जय सिया राम। जी तो जय सिया राम बोला तो मतलब वो आध्यात्मिक तो इसलिए उल्लेख किया है बांसवाड़ा यात्रा का शक्तिपीठ का कि वो धार्मिक तो थे ही थे, लेकिन इस समय जो एक गुगली गेंद जिसको कहा जा सकता है वो उन्होंने फेंक दी है। जी तो राजनीतिक दृष्टि से आप क्या इसका विश्लेषण करते हैं या क्या मायने निकालते हैं? सबसे पहले तो दीपक जी आपने उनके जय सिया राम का उल्लेख करने की बात कही। इस वक्तव्य से राजनीतिक हल्के में तहलका मचने या खलबली या हड़कंप मचने की बात कही, लेकिन मैं सबसे पहले जो उनका जय सिया राम बोलना है उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक पद में लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। इसलिए दिग्गी राजा ने यानी दिग्विजय सिंह ने, दिग्गज राजनीतिज्ञ ने अगर जय सिया राम बोला है तो ये शाश्वत सत्य है कि हर किसी को जय सिया राम की शरण में जाना है। किसी को ठीक समय पर, किसी को समय पूर्व और किसी को समय जाते जाते लेकिन वो सिया राम की शरण में आना एक शुभ लक्षण तो कहे जा सकते हैं। रही बात उनके वक्तव्य की, मुझे सुभाषितकार की संस्कृत में कही गई कुछ पंक्तियां याद आ रही उनके इस बयान पर। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अपथ्यस्य वक्तस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी आपको निरंतर प्रिय बोलने वाले, निरंतर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग सहज मिल जाएंगे, लेकिन अपथ्यस्य वक्तस्य कड़वा बोलने वाले, यानी कड़वा बोलने वाले का अभिप्राय सच बोलने वाले और सच सुनने वाले यानी उस सच को पचाने वाले मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। अब दिग्विजय सिंह के मुख से ये सच सोच समझकर निकला, इरादतन निकला, अनचाहा निकला, प्रभु प्रेरणा से निकला, ये समय बताएगा, लेकिन निकला तो सच है। जी जी, निकला सच है। लेकिन क्योंकि मुद्दा ये था कि CWC की बैठक थी और बैठक इसलिए थी कि मनरेगा पर चर्चा के लिए थी, लेकिन जो एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि हाईजैक कर लिया जी, तो दिग्विजय सिंह ने अपने वक्तव्य से इसको हाईजैक कर लिया जी। क्योंकि चर्चा तो आपको मनरेगा पर करनी थी, वो जो गांधी का नाम हटाया जो भी है जी, तो उससे हट के इसको आप कैसे देखते हैं? बयान विशुद्ध रूप से राजनीतिक नजरिए का है। अब इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ तो इसका यह है कि जो उन्होंने संगठनात्मक शक्ति और आरएसएस की या भाजपा की कैडर बेस्ड पार्टी होना जो आमजन मानता है, हिंदुस्तान का आम मतदाता मानता है, उसे उन्होंने अपनी तरफ से स्वीकार किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि वो संगठन इसलिए आगे बढ़ता है कि वहां एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। तो यहाँ इस कड़वे सच को जो उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह ने, वो उस राजनीतिक नजरिए से कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए या कांग्रेस को सशक्त बनाने के लिए अगर किसी की अच्छाई, चाहे वो धूर विरोधी ही क्यों ना हो, उसके पास कुछ अच्छा है तो उसे अपनाने में कोई गुरेज परहेज या कोई किसी प्रकार का संकोच होना नहीं चाहिए, पहला नजरिया। दूसरा, माना जाता है कि उनका जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। उन्हें लगा हो कि अब कांग्रेस में दाव लगे न लगे तो एक गुगली फेंक कर आपकी भाषा में ही कुछ एडवांस तैयारी कर ली जाए कि वहां एक वक्तव्य से लोग पिघल जाएं। हालांकि आरएसएस या भाजपा में इतनी आसानी से द्रवित होने वाले और पिघलने वाले लोग हैं नहीं, पर उन्होंने अपना एक मानवीय प्रयास कर लिया है। तो इसे राजनीतिक रूप से इन दो तरीकों से देखा जाना चाहिए। जी जी जी, मुझे सबसे बड़ी चीज है कि जो उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है जिसमें नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, साथ में उन्होंने लिखा है
कि यहाँ नीचे मतलब संगठन का अंतिम व्यक्ति भी सीएम भी बन सकता है, पीएम भी बन सकता है जी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमला राहुल गांधी के ऊपर है। एग्जैक्टली दीपक जी, जितना दम दिग्विजय सिंह की बात या उनके वक्तव्य में है, उससे 10 का दम यानी 10 गुना दम आपकी बात में है। अब महत्वपूर्ण ये नहीं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि उनकी इस विचारणीय, चिंतनीय और अमल में लाने योग्य बात को कांग्रेस और कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति कितना गंभीरता से लेती है। पर इंडिकेट करना कहो, संकेत कहो या निशाना साधना कहो, वो कांग्रेस के मतलब कुल जमा सीधा सीधा ये कि वो जो केंद्रीयकरण हो चुका है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उस पर संगठन के लोगों की उपेक्षा है, उसकी तरफ ध्यान है। बिल्कुल ध्यान है। वो इस माध्यम से ये बताने में, अब देखो इसमें एक बात और गहन गंभीर है दीपक जी। उनके इस वक्तव्य के बाद कांग्रेस ये सोच रही है, कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति शीर्षस्थ नेता को या जो भी को, वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी बात दिग्विजय सिंह बोल कैसे गए, और दिग्विजय सिंह खुद भी सोच रहे होंगे कि यकायक इतनी बढ़िया बात मैं कैसे बोल पाया या बोल गया। लेकिन दो चीजें उन्होंने साफ करी है। एक तो बाद में उन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना सफाई के, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था जी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का और अभी भी विरोधी मतलब ये जो गुगली जिसको कहते हैं, किसी समझ में आती नहीं, वो तो सीधा स्टंप को उखाड़ दिया। अब सवाल यही है कि स्टंप कौन सा उखड़ता है। हाँ। तो क्योंकि यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये दो पुराने दिग्गज नेता है, अशोक गहलोत का भी उल्लेख करना पड़ेगा जी। क्योंकि अशोक गहलोत ने भी कहा था जो कि कर्नाटक में जो चल रहा है कि 2.5 साल का ये जो मतलब सीधा सीधा राहुल पे एक तरह से पुराने लोग हमला कर रहे हो, हमलावर हैं उन पर हमलावर हैं, और उन्हें न केवल चुनौती दे रहे हैं अपितु उनकी कार्यशैली में बदलाव के लिए आगाह भी कर रहे हैं उन्हें। और दिग्विजय सिंह हो या अशोक गहलोत हो, कांग्रेस के उन पिल्लरों में से या उन पुराने, अब आजकल तो धुरंधर शब्द तो सबके जबान पर है, तो उन धुरंधरों में से हैं। यद्यपि अभी उनकी लोकप्रियता कहें या पब्लिक में उनकी पकड़ कहें। जी मैं यहाँ पे एक चीज पे आना चाहूंगा कि आप जो पिल्लर सबका उपयोग कर रहे हैं उससे मुझे आपत्ति है जी। और हो सकता है उन लोगों की होगी जो राजनीति को समझते हो जी। पिल्लर उसे कहा जाता है जो इमारत को मजबूत आधार दिया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो नेता बता रहे, चाहे मध्य प्रदेश ले लो या राजस्थान ले लो, दोनों की हालात देखने के बाद किसी को पिल्लर कहना मुझे पिल्लर का अपमान लगता है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इस पर थोड़ा आगे सप्लीमेंट जोड़ना चाहता हूँ। पिल्लर हैं, जर्जर हैं, खुर्द-बुर्द हैं और इमारत को ढहाने के लिए काफी। मैं इनको पिल्लर शब्द का प्रयोग, मतलब पिल्लर का अपमान है ये तो जी क्योंकि इन लोगों ने उस ढांचे के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी। एक ढांचा तो महल तो खड़ा कर दिया लेकिन नींव नहीं है इसकी साहब। ये तब पिल्लर साबित हुए जब किसी और के प्रयासों से, किसी और के पुरुषार्थ और मेहनत से, जब सत्ता कोई और था और इन्होंने महल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक पर्ची की बात कर लेते हैं जी। और पर्ची की बात ये है कि राहुल गांधी जो है जय जगत ग्रुप है जी, और एक कांग्रेस के महासचिव है जी, जिनकी नियुक्ति राहुल गांधी ने करी जी। मजे की बात यह है कि मनरेगा के लिए बुलाई गई इस बैठक में जी, न तो जय जगत ग्रुप कुछ बोला है जी, और न वेणुगोपाल महासचिव जो है जी। हाँ, तो इसके मायने क्या निकाले जाए कि रहस्य क्या है कि आखिर जब दिग्विजय सिंह दहाड़ रहा है और ये लोग खामोशी से जी। तो देखो दीपक जी, मौन जो है वो एक प्रकार का विरोध के स्वर जहां या बगावत के स्वर जहां उठ रहे हैं, उसका काउंटर नहीं करना या उसके विरोध में अपनी बात नहीं रखना भी एक प्रकार का उनका समर्थन ही है जी। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि इन्होंने जो वीबी जी राम जी नाम से जो विधेयक आया मनरेगा का, और जिसमें 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की बात, तो हो सकता है उस विधेयक को बहुत बारीकी से उसका माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया हो, उसमें कुछ बातें मनरेगा से ज्यादा अच्छी उन्हें महसूस हुई हो, उस वजह से उसमें यहाँ एक जो सवाल आता है ना, क्योंकि 40% हिस्सा राज्यों पे डाल दिया गया और राज्यों की हालत तो इन कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री रहे थे करता डरता, उन्होंने तो वो कर दी 40 रुपए भी मिले, 40% तो दूर है जी।
पर एक बात यहाँ राजनीतिक दृष्टि से हम मान सकते हैं कि जहां जहां भाजपा नेत सरकारें हैं, तो केंद्र में एनडीए की सरकार है, उन राज्यों को तो राज्य के हिस्सेदारी में राज्य अगर सक्षम नहीं होंगे तो उनका राजस्व बढ़ोतरी का कोई न कोई वो उनका उपाय बताएंगे, युक्ति सुझाएंगे, और उस पर भी बात नहीं बनी तो केंद्र उन्हें मदद करेगा। पर कंगाली में आटा गीला की हालत तो उन राज्यों की होनी है जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है। तो दोस्तों चलते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक जिसको कहते हैं ना कि खामोशी से बम फोड़ दिया है जी। इसका प्रभाव दूर तक रहेगा। लेकिन ये तो साफ है, क्योंकि अभी मैं कुछ आप भी देख रहे होंगे टीवी डिबेट चलती है, चर्चा चलती है, कई ज्योतिषाचार्य आते हैं तो वो राहु की कुंडली देखकर बताते हैं कि यहाँ तो राहु बैठा हुआ है जी। तो राहुल के साथ राहु बैठा हुआ है, और यही राहु का कमाल है कि चाहे वो अशोक गहलोत हो या दिग्विजय सिंह हो जी, वे सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। यहाँ एक चलते चलते एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा दीपक जी, आपने बात कही कि अब बजाय जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और देशों की यात्रा करके भारत को नीचा दिखाने या अपमानित करने में जो ऊर्जा लग रही है राहुल गांधी की, बनिस्बत यहाँ रह करके पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के सशक्तिकरण के लिए, और यहाँ जर्मनी दौरे पर गए हैं और यहाँ पर यकायक बयान तो दिग्विजय सिंह के जहन में और उनके दिमाग में आया नहीं होगा, बहुत दिनों की मेहनत होगी और उसके बाद आया। तो इससे अच्छा है कि इस ऊर्जा को वो विदेशों में जाकर के उसका अपव्यय कर रहे हैं, बजाय उसके देश में रह करके और इन नेताओं के साथ बैठ करके। और सबसे बड़ी बात ये तो माननी ही पड़ेगी दीपक जी कि संगठन की शक्ति को लेकर के जो सूत्र उन्होंने दिग्विजय सिंह ने अपने वक्तव्य के माध्यम से उठाया है, उसे गंभीरता से लेने का साहस जुटाना होगा। जी, ये साहस जुटे या ना जुटे, लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लोगों ने या राहुल गांधी को चाहने वाले लोगों ने जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्तियां दी कि पूरा जर्मनी उमड़ पड़ा, वो मतलब आप कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से तो इस सुझाव से बढ़िया ये सुझाव होगा कि राहुल को अपनी जमीन भारत को छोड़ के कहीं विदेश में तलाशनी चाहिए। तलाशनी चाहिए जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। जी, आपको यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। तो यही तो शायद दिग्विजय सिंह कह रहा है जी। हाँ, कि मजबूती के लिए कुछ और या तो उपचार कीजिए या फिर कुछ और तलाशिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, लेकिन तब तक इंतजार करिए, फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार दीपक। नमस्कार।